बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़खैर रागलाई। मैं हूं आतिफ़ वक्कास और आज हम फर्स्ट फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 5 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के इस लेक्चर में बात करेंगे द रियल एंड द एपरेंट वेट की। डियर स्टूडेंट्स, आप न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन पढ़ चुके हैं कि जिसमें हमने पढ़ा कि अर्थ जो है अर्थ के अराउंड एक फील्ड है और इस फील्ड के अंदर जब भी कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इंटर होता है कि जिसका कुछ मास हो तो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अर्थ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करती है उस फोर्स को उस ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं। रियल फोर्स एक्चुअली कितनी वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सर्ट होती है ये हमें पता नहीं चल सकता जब तक हम उसको मेजर न कर लें। और जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करते हैं यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है वो फोर्स मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोई प्रोसेस करते हैं, कंपैरिजन का प्रोसेस करते हैं और वहाँ पर हमें एक रिज़ल्ट ऑब्टेन हो जाता है, हमें एक रिज़ल्ट मिलता है एंड दैट रिज़ल्ट दैट मेजर्ड वैल्यू ऑफ वेट इज़ नोन एज एपरेंट वेट। एपरेंट वेट क्या है? सो रियल वेट तो आप जान चुके कि द एक्चुअल फोर्स दैट अर्थ एक्सर्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एट इट्स सरफेस। अर्थ की सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, हम सिंप्लिसिटी के लिए इसको अर्थ की सरफेस पे एज्यूम कर रहे हैं, तो उस अर्थ सरफेस के ऊपर चूँकि ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ डिफाइंड है जिसको हम जी से डिनोट करते हैं और दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है ये वो फोर्स होती है जो अर्थ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाती है। अब फोर्स के अंदर क्या है? मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड विद द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट। तो सरफेस ऑफ अर्थ पर ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। G is universal gravitational constant and m is mass of earth, r is radius of earth. So if we substitute the values here we can get the value of G and that is round about 9.8. So G is 9.8 and its units are newtons per kilograms or meter per second square. So आमतौर पे अक्सर स्टूडेंट इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, तो वो फिर कंफ्यूज होते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन का कैसे होती है कि हम कहते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन है। सो एक्चुअली इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। बहरहाल एक्सेलरेशंस किसी ये जो है इसके ऊपर किसी और जगह पे बात कर लेंगे। यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू हमें मालूम है एंड मास उस ऑब्जेक्ट का सिर्फ मालूम हो कि जिस ऑब्जेक्ट की हम वेट की बात करते हैं तो थियोरेटिकली तो हम इस तरीके से मालूम कर सकते हैं, बट एक्चुअली जब हम एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं हमें उसकी वैल्यू चाहिए होती है तो हम क्या कहते हैं, कोई प्रोसेस करते हैं या तो उसको किसी स्प्रिंग बैलेंस के ज़रिए हम मालूम करते हैं या फिर किसी स्केल के ज़रिए कि जिसके ऊपर रख कर हम इसको चेक करते हैं, जैसे डिजिटल बैलेंस होता है। सो वहाँ पे क्या हो रहा होता है और जो वैल्यू हमें उस स्केल के ऊपर मिलती है, रिमेंबर डियर स्टूडेंट, दैट इज़ द एपरेंट फोर्स एंड एपरेंट वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सो ये एपरेंट वेट कुछ केसेस में ये होता है कि ये रियल वेट के इक्वल होता है और कुछ केसेस में ये रियल वेट से ज़्यादा भी हो सकता है, ये उससे कम भी हो सकता है और वेरी इंटरेस्टिंगली ये ज़ीरो भी हो सकता है। सो जिस सिचुएशन को फिर हम वेटलेसनेस कहते हैं और वो हम आगे डिस्कस करते हैं। सो मैं यहाँ पे ये दो एग्जांपल्स मैंने ड्रा की है। एक स्प्रिंग बैलेंस के ज़रिए कोई मास हमने सस्पेंड किया हुआ है, अब इस मास के ऊपर तो एक फोर्स लग रही है, उसका वेट दैट इज़ mg रियल वेट, रियल फोर्स एंड एक इस मास के ऊपर एक और फोर्स लगती है स्प्रिंग की वजह से। इस रस्सी के अंदर जो टेंशन होगी
एंड जो ये स्प्रिंग उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर हमें उसकी वैल्यू मिलती है इस स्केल के ऊपर. सो दैट इज़ द एपरेंट वेट. एंड इफ़ यू लुक एट दिस एग्जांपल हेयर, हमारे पास एक डिजिटल बैलेंस लेट्स सपोज पड़ा हुआ है और उसके ऊपर वही ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया. ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड रियल वेट एंड दैट इज mg, और उसके ऊपर जो ऊपर की डायरेक्शन में उस स्केल का जो नॉर्मल है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है. तो इस केस में भी दो फोर्सेस मौजूद हैं. अब अगर मुझे उस ऑब्जेक्ट का वेट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन इस्तेमाल करूँगा, मैं समेशन ऑफ फोर्सेस की बात करूँगा. तो किसी भी इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए दैट इज़ अ फ्री बॉडी डायग्राम. उन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक फ्री बॉडी डायग्राम हो सकता है. और चूँकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फोर्सेस कंकरेंट हैं, एक ही पॉइंट पे लग रही हैं, तो फिर मैं ये कर सकता हूँ कि इस केस के लिए या इस केस के लिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ. ये लेट सपोज वो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर वो फोर्सेस लग रही है, एंड देन एक इसके ऊपर फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में दैट इज mg, और एक उसके ऊपर फोर्स लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में दैट इज fa, apparent weight. And if we apply and if we use the summation of forces, like how many forces are there? There are two forces and their summation results into 0 because there is no acceleration. Both of the systems are at rest. आप ये इसके लिए भी कंसीडर कर सकते हैं, ये इसके लिए भी कंसीडर कर सकते हैं, और हमें नज़र आ रहा है कि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, हमने कोई एक्सेलरेशन एज्यूम नहीं की. तो समेशन ऑफ फोर्सेस 0 है, इक्विलिब्रियम है. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर उन दोनों फोर्सेस को लिखूँ, यानी एक एपरेंट फोर्स है ऊपर की डायरेक्शन में Fa और एक वेट है रियल वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में Fr, तो मैं दोनों का साइन सेम नहीं रख सकता. उन दोनों में से एक को मैं पॉजिटिव कहूँगा, एक को नेगेटिव कहूँगा, इसलिए मैं इस केस में रियल वेट को नेगेटिव कह देता हूँ और दोनों का रिजल्ट चूँकि एक 0 वेक्टर होगा. एंड देन F apparent is equal to F real. अब अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्सेस का सम 0 है, तो ऐसे केस में हम ये मान सकते हैं कि जो वेट हमने मेजर किया वो एक्चुअल वेट है उस ऑब्जेक्ट का, एंड दैट इज़ mg. सो अगर कोई एक्सेलरेशंस इन्वॉल्व नहीं है तो F apparent is F real, एंड F real के मुतालिक हम जानते हैं कि दैट इज़ mg. So the real weight is equal to apparent weight if the system is at rest, the system is in equilibrium. The same is true for this case. यहाँ पे भी यही बात है. आप ये दो फोर्सेस, तो हमने मुख्तलिफ एग्जांपल्स की बजाय इनका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और वहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि सिर्फ दो फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती हैं, उनका सम 0 है, उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है. आप इन दोनों में से किसी को भी पॉजिटिव कहें, दूसरे को नेगेटिव कहें. लेकिन आगे हम कुछ और केसेस फिर हम एज्यूम करेंगे कि कब वो सिचुएशन होगी कि रियल और अपरेंट वेट आपस में सेम नहीं होंगे. तो आई होप आप ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं. अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये एक एग्जांपल छोड़ देता हूँ. अब सिचुएशन ये है कि मैं इस सब को एक लिफ्ट के अंदर बंद कर देता हूँ. ठीक है,
और अब मैं इस लिफ्ट को एक्सेलरेट करता हूँ। ये किसी लिफ्ट का केबिन है और उसमें मैंने वो सारा सेटअप रखा है। ये स्केल पड़ा हुआ है, डिजिटल स्केल है जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है और वो ऑब्जेक्ट उस स्केल के ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये उस केबिन के अंदर रेस्ट पोजीशन में मौजूद है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस केबिन को एक्सेलरेट करता हूँ। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि एक केस ले लेता हूँ, केस 1 कि द लिफ्ट इज the cabin is accelerating upward, ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है, और हैविंग एक्सेलरेशन ए, इसकी कोई एक्सेलरेशन है ए। अब सिचुएशन ये है कि लिफ्ट एक्सेलरेट हो रहा है, हैविंग एक्सेलरेशन ए इन दिस डायरेक्शन, और इसके अंदर जो सेटअप पड़ा हुआ है उस मेजरमेंट का वो भी साथ ऊपर ही एक्सेलरेट हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें समेशन ऑफ फोर्सेस, अगर मैं अप्लाई करूँ, समेशन ऑफ फोर्सेस अप्लाई करता हूँ, summation of forces equals how many, it is not zero this time, there is acceleration in upward direction and this time I would write ma, we are having some acceleration। अब इस दफ़ा मैंने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर लिया है, ए की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है। अब ये टोटली मेरी अपनी मर्ज़ी होगी कि मैं इसको पॉजिटिव कहूँ या नेगेटिव कहूँ, बट इसका साइन इम्पॉर्टेंट है, आप कुछ देर में देख लेंगे। अब मैं अगर इस फोर्स की बात करूँ, इस फोर्स की एफ ए की, तो ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है, इसलिए ये फोर्स मैं अब पॉजिटिव लूँगा, एफ ए, क्योंकि वो डायरेक्शन में पॉजिटिव ली है, ऊपर की डायरेक्शन। और इस दफ़ा वेट चूँकि डाउनवर्ड है इसलिए उसकी डायरेक्शन नेगेटिव इस हिसाब से हो जाती है कि हम ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव कह रहे हैं। तो एफ आर नेगेटिव कर लिया मैंने और एम ए उस साइड पे उसी तरह। और अब आप रियल वेट उधर ले जाएं, एफ ए इक्वल्स एफ आर प्लस एम ए। और आप जानते हैं कि एफ आर यहाँ आप ऑलरेडी जानते हैं कि इट इज़ इक्वल टू एम जी, तो यहाँ पे मैं एम जी लिख लेता हूँ प्लस एम ए। एंड फाइनली द apparent weight can be written as and it is clear from these expressions here that the apparent force is greater than the real force by an amount ma, क्योंकि जाहिर है इसमें वो फोर्स ऐड हो रही है ma उस एक्सेलरेशन की वजह से, तो ऑब्जेक्ट जो है अपेरेंट वेट जो है वो रियल वेट से ज़्यादा होगा, बिकॉज दिस एक्सेलरेशन इज सपोर्टिंग इट। एंड फ्रॉम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यू कैन सी दैट एम ए इज एडिंग टू एम जी, इट्स रियल वेट प्लस समथिंग एक्स्ट्रा दैट इज एम ए। सो अगर ऑब्जेक्ट जो है ये वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ पर वो मेजरमेंट हो रही है वो ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी तो एपेरेंट वेट जो है वो रियल वेट से ज़्यादा होगा। आप ये लिख सकते हैं एफ एपेरेंट इज ग्रेटर देन एफ रियल when the cabin is accelerating upward in upward direction. And if we change the situation and this time we say
that no, the acceleration is not in upward direction but it is in downward direction, then I only change direction of the acceleration of the cabin. The cabin is now moving downward, and here I would change this a bit in downward direction. So this time I would change the signs of these equations, and let me do it again. Once again I write F equals ma, but this time I'm taking the downward direction as positive because I have written it already. And now the real weight would be positive in this case, and the apparent weight is in upward direction, that's why I write it is negative, and then they are equal to ma. Now F apparent minus F apparent equals minus F real plus ma. I've just exchanged fr from here to there, and then if I multiply the right hand side by the equation by -1, I can get rid of this negative sign, and it is F real minus ma. ये प्लस माइनस हो जाएगा if I multiply the whole equation by -1, and this way from here I can see that the apparent weight is less than the real weight by an amount ma. इस दफ़ा वो एक्सेलरेशन उससे सब्ट्रैक्ट होगी. सो एक्चुअल फोर्स पे फ़र्क नहीं पड़ता, एक्चुअली फोर्स उतनी ही होती है जितनी उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है वहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड विद द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज़ द वेट. द रियल वेट रिमेन्स सेम, बट apparently the weight measuring machine would give us results that are driven by these equations. तो अगर वो लिफ्ट नीचे जा रही होगी तो apparent weight जो है वो कम होगा रियल वेट से. इस एक्सप्रेशन से हम मालूम करते हैं अगर F रियल जो है दैट इज़ mg, एंड वहाँ पे हम ma लिखें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं g minus a, that is the apparent force or the apparent weight of that object when it is when the system is accelerating in downward direction. And here you can see that apparent weight is less than the real weight. And this was case 2. And then we can change the situation such that the acceleration is still in downward direction, but it is equal to the acceleration due to gravity. अब अगर हम इसको फ्री फॉल कर दें, इस पूरे सिस्टम को रिलीज़ कर दें नीचे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ वो नीचे जा रही है, देयर इज़ नो सपोर्ट टू दैट कैबिन ऑफ लिफ्ट, एंड अगर ये नीचे जाएगी, फ्रीली फॉल करेगी, तब क्या सिचुएशन होगी ये देख लेते हैं. इस केस में हम ये एज्यूम करते हैं कि द कैबिन इज फॉलिंग फ्रीली
under the influence of gravity. It means कि उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी एंड दैट वुड बी जी। बहरहाल अब भी मैं वही प्रोसीजर फॉलो करूँगा। समेशन ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे। समेशन ऑफ फोर्सेस इस दफ़ा उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं एम ए, वो ए असल में जी के इक्वल है। और अब मेरे पास सिचुएशन ये है कि एफ जो है वो एम जी है। अब ये समेशन ऑफ फोर्सेस है, ठीक है। अब समेशन ऑफ फोर्सेस में कौन कौन से फोर्सेस हैं उनको अगर आप देखें, वही एक रियल फोर्स है, रियल वेट है, और एक एपेरेंट वेट है जो हम मेजर कर रहे हैं। एंड दिस इज केस 3 एक्चुअली, ठीक है। सो समेशन ऑफ फोर्सेस में दो फोर्सेस है, एक जनाब हमारा वेट रियल। अब देखिए ना, यहाँ पर मैं एपेरेंट वेट को नेगेटिव करूँगा, माइनस एफ है। क्यों? इसलिए कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, रियल वेट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसलिए रियल वेट और इसकी डायरेक्शन एक होगी एम जी की। इसलिए यहाँ पर प्लस एफ आर लिखूँगा, और यहाँ पर तो ऑलरेडी एम जी मौजूद है। अब एफ आर की वैल्यू आप जानते हैं क्या है, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एफ रियल को उधर ले जाता हूँ राइट हैंड साइड पे। सॉरी, ये माइनस हो जाएगा और एम जी ऑलरेडी प्लस में मौजूद था पहले से। अब -1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो एफ एपेरेंट जो है एफ आर माइनस एम जी, -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया। अब एपेरेंट वेट इस केस में जो है, अगर मैं रियल वेट की वैल्यूज पुट कर लूँ, रियल वेट इज एम जी, तो एम जी और एक माइनस एम जी ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद, और हमें मिलेगा 0। और इसी को हम वेटलेसनेस कहते हैं। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? वेटलेसनेस मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है तो उसका एपेरेंट वेट 0 हो जाता है। और ये आप अल्लाह ना करे कि किसी हादसे में ऐसे हो, लेकिन आप किसी अम्यूज़मेंट पार्क में जब रोलर कोस्टर में जा रहे हो या इस तरह झूले पे नीचे की तरफ जा रहे हो, तो आपको ऐसे फील होता है जैसे आपका वेट कम हो रहा है, या कभी कभी ये फील होता है कि आपका वेट ही ख़त्म हो गया है। और इसका सेहत पे भी कभी कभी नेगेटिव असर पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी बॉडी जो है, हमारी एडाप्टेशन ग्रेविटी के साथ हो चुकी है, नॉर्मल ग्रेविटी के साथ, तो इस तरह की सिचुएशन हम फील कर सकते हैं। बहरहाल ये सारा सिर्फ एपेरेंटली होता है, एक्चुअल वेट तब भी उसी तरह मौजूद होता है। वेटलेसनेस की जो सिचुएशन होती है वहाँ पर ये है कि हम जो मेजर्ड वैल्यू ऑफ वेट होती है, जो एपेरेंटली जिसको हम देख सकते, महसूस कर सकते हैं, वो वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। और फिर इसके बाद कुछ डेली लाइफ में मैंने आपको बताया था, हम वेट जो है मास के लिए अक्सर यूज़ करते हैं। तो और जब भी हम मेजरमेंट करते हैं इस तरह के किसी स्केल पे खड़े हो जाते हैं, तो वो किलोग्राम्स में हमें रीडिंग देता है। तो ये क्या चक्कर है? असल में अगर मैं एग्जाम्पल लूँ किसी
किसी ऐसे सिस्टम की कि जिसमें आप फॉर एग्जांपल मार्केट में कहीं जा रहे हैं, फुटपाथ पे अक्सर बच्चे होते हैं और उनके पास एक स्केल मौजूद होता है जिस पे आप खड़े होते हैं और उस पर आपका वेट मेजर करते हैं आपका। तो 10 रुपये कुछ पैसे वो ले लेते हैं, आपका वेट मेजर कर लेते हैं। तो वो असल में अगर आपने देखा हो उस स्केल के ऊपर जो है, लेट्स सपोज ये स्केल है और यहाँ पे आप उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आप उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं तो वो आपके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करता है और वो असल में अपने फोर्स की वैल्यू आपको बता रहा है कि मैं इस वक्त आपके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा हूँ। तो जब आप उसके ऊपर खड़े हैं और आप नॉर्मली यानी एक्सेलरेट नहीं हो रहे, आराम से उसके ऊपर स्टेशनरी खड़े हैं, तब उसकी रीडिंग आपको मिलती है। और मज़े की बात यह है कि वो किलोग्राम्स में होती है। तो वो तो किलोग्राम्स में क्यों होती है, ये कैलिब्रेशन पे डिपेंड करता है। वो असल में आपका वेट मेजर कर रहा होता है, वो आपका मास मेजर नहीं कर रहा होता। लेकिन फिर कैलिब्रेशन किस तरह करते हैं, उस पे आपको जो वैल्यू मिलती है, फॉर एग्जांपल आप उस पे खड़े हो गए और वो कहते हैं जनाब 60 kg, ठीक है ना। यहाँ पे आपका मास अपीयर हो जाता है 60 kg, ठीक है। तो ये तो मास है, ये वेट तो नहीं है। ये कैसे आ गया? तो ये असल में उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे ये मेजरमेंट हो रही है, जी की जो वैल्यू है, जी की वैल्यू वो ऑलरेडी इस स्केल के अंदर इन लोगों ने एज्यूम की होती है। जिसने कैलिब्रेशन की उसने इसकी एक वैल्यू फिक्स की होती है। लेट्स सपोज उसने जी की वैल्यू 10 रखी है उसमें। तो अगर उस स्केल के अंदर जी की वैल्यू उसने 10 रखी है, तो जब भी ये आपको रीडिंग देगा, ये उस रीडिंग को ऑटोमेटिकली 10 पे डिवाइड करके आपको देगा। क्यों? क्योंकि मास इज रियल फोर्स डिवाइडेड बाय द ग्रेविटी। अभी हमने रियल फोर्स का जो है फार्मूला लिखा था mg। तो अगर आपको मास मालूम करना है तो बस g की एक फिक्स वैल्यू इसमें इंस्टॉल कर दो। जब भी ये आपको मेजरमेंट देगा, मेजरमेंट आपको दिखाने से पहले वो उसको 10 पे डिवाइड करेगा या उस वैल्यू पे डिवाइड करेगा कि जिस वैल्यू पे आपने उसकी कैलिब्रेशन की है। तो इस स्केल के अंदर अगर उसने जी 10 रखा है, तो फिर आपके ऊपर जो वो स्केल फोर्स लगा रहा है, जो आपका एपेरेंट वेट है, दैट इज 600 न्यूटन्स। और यही रियल वेट के इक्वल है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा, आप आराम से स्टेशनरी स्टेट में खड़े हैं उसके ऊपर। सो इस तरीके से हम वेट मेजरिंग मशीन के ज़रिए से मास डायरेक्ट मालूम करते हैं। लेकिन ये कोई इतना अच्छा तरीका नहीं है मास मेजर करने का। अगर आपको किसी ऐसे प्रोसेस के लिए मास को मेजर करना है जो बड़ा सेंसिटिव है, जिसमें मास का मामूली फ़र्क भी असर रखता हो, तो फिर वहाँ पर आप इंतहाई सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं टू मेजर मासेस। इसके साथ ही मैं आज का ये लेक्चर ख़त्म करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर किसी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। अल्लाह की अमान में रहें। अस्सलाम वालेकुम।